चलिए देखिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं फलन। संबंध तो कंप्लीट हो चुका है, अब फलन स्टार्ट कर रहे हैं। तो संबंध और फलन में थोड़ा सा फर्क है। संबंध आपने देखा था कि एक ही डोमेन के एक बिंदु का संबंध कई बिंदुओं से हो सकता था, परंतु फलन में ऐसा नहीं है। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन की परिभाषा क्या है? फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें इसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु का संबंध सह प्रांत के एक और केवल एक बिंदु से ही होता है। जिसमें इसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु का संबंध सह प्रांत के एक और केवल एक, जिसको अद्वितीय बिंदु से होता है। समझ में आया ना? केवल एक से ही होगा। क्लियर हो गया? एक का संबंध कितने से होगा? दूसरे का संबंध भी कितने से होगा? अब एक वो वही वाला हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, बट संबंध किससे होगा? एक से। फीलिंग पकड़िए, एक का संबंध दो से नहीं होगा। एक का संबंध दो से, एक का संबंध केवल एक से होगा। समझ में आया ना? तो मतलब प्रांत के प्रत्येक बिंदु का केवल एक ही प्रतिबिंब उपस्थित होता है ना? तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें इसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु का केवल अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। लिखिए, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें इसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु का संबंध, प्रांत के प्रत्येक बिंदु का संबंध प्रत्येक बिंदु का संबंध केवल और केवल एक बिंदु से ही होता है। केवल और केवल एक ही बिंदु से होता है। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें इसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु का संबंध, हाँ, केवल और केवल एक बिंदु से ही होता है। ठीक है जी? सह प्रांत के, हाँ, सह प्रांत के केवल और केवल एक बिंदु से ही होगा। एक बिंदु से ही होगा। ठीक है ना? सह प्रांत के संबंधित बिंदु को क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। सह प्रांत का जो बिंदु संबंधित होगा वो क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे ये अपने पास प्रांत है ए और सह प्रांत क्या है? बी। तो प्रांत का जो बिंदु इससे संबंधित करेगा इसको प्रतिचित्रण बोलते हैं। ए से लेके बी का प्रतिचित्रण या ए से लेके बी की मैपिंग, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिबिंब। और ये क्या कहलाएगा? पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है ना? ये कहलाएगा पूर्व प्रतिबिंब। सर इसको बिंब और, हाँ, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अब मेरे को अब बाकी नहीं पता क्या इसके पर्यायवाची होंगे, कुछ ना कुछ देख लीजिएगा। दिया रहता है कि सह प्रांत के किसी भी अवयव के लिए कोई भी प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, बिंब उपस्थित नहीं है। हाँ, तो इसको बिंब और प्रतिबिंब बोल दिया होगा। यदि आप इसको पूर्व प्रतिबिंब ना देखें, आपकी भाषा के अनुसार इसको क्या बोल देंगे? बिंब, और इसको प्रतिबिंब बोल देंगे। ठीक है, चलिए ये भी बता दिया आपने। ठीक है ना? तो पूर्व प्रतिबिंब या इसको बिंब भी बोलते हैं, जैसा आपने बताया। ये देखिए, अब क्या लिखूंगा मैं इसको कि एक फलन है। अब फंक्शन इज सच दैट, एक फलन इस प्रकार से है जो डिफाइन है ए से लेके किस में? बी में। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिए, जब मैं संबंध पढ़ा रहा था तो मैं इसको डोमेन नहीं बोलता था। मैं उन बिंदुओं को डोमेन बना रहा था जो संबंध में भाग ले रहे थे। परंतु अब मैं इसको पूरे के पूरे को क्या बोलूंगा? डोमेन, यानी कि ये प्रांत है पक्का। मतलब प्रांत का हर एक बिंदु भाग लेगा, प्रांत का हर एक बिंदु भाग लेगा। तो आपसे पूछा जाए डोमेन क्या है, तो जो पहला सेट है पूरा का पूरा वही क्या है? डोमेन। और ये क्या है भाई साहब? ये है सह प्रांत। क्या है ये? सह प्रांत। समझ में आया ना? सह प्रांत। सह प्रांत कौन सा सेट होता है? वह सेट, वह समुच्चय जिससे आप अपने रेंज का चुनाव करेंगे, जिससे आप परिसर का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। तो जो परिसर होता है या जिसको परास बोलते हैं, वो सह प्रांत का क्या होता है? उपसमुच्चय। सह प्रांत का उपसमुच्चय भी होता है। समझ गए ना? सह प्रांत का क्या होता है? उपसमुच्चय। अगर देखो भैया, यहां पहले लिखो मत, पहले देख लो। परिसर जो होता है वो सह प्रांत का जो होता है उपसमुच्चय होता है। मतलब इसमें से जो परिसर होगा इसमें से चुना जाएगा, उसमें से चुना जाएगा। अब आप कहेंगे सर यदि पूरा का पूरा सह प्रांत ही परिसर बन गया, मतलब ये परिसर जो है सह प्रांत बन गया,
मतलब परिसर में सारे के सारे लोग आ गए, सारे के सारे लोग आ गए, जितने भी ये हैं ये उतने आ गए पूरे के पूरे। तो वो कौन सा फलन कहलाएगा? आच्छादक। क्या कहलाएगा? आच्छादक। मतलब यदि परिसर बराबर सह प्रांत तो कौन सा फलन होगा? तो फलन आच्छादक। सह प्रांत मतलब बी, तो फलन क्या होगा? सह आच्छादक होगा। तो एक ट्रिक तो यहां से मिल गई भैया आपको आच्छादक साबित करने की। आच्छादक साबित करने का एक फंडा आपको यहां से मिल गया कि जो परिसर है वो किसको किसके बराबर सिद्ध कर दो? पहली ट्रिक यहां से मिल गई कि जो परिसर है, अगर परिसर को आप सहप्रांत के बराबर दिखा रहे हो कि पूरा का पूरा सेट भी सहप्रांत में आ चुका है परिसर में, तो परिसर सहप्रांत के बराबर हो गया, तो फलन कैसा होगा? आच्छादक। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो अब मैंने इसको तरीका बताया था, जो विशेष तरीका है कि इधर वाले सेट को क्या मानिए आप? बच्चे, और इधर वाले सेट को क्या मानिए? पापा, मतलब नौजवान जो आए हुए हैं। ठीक है जी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चे हैं, चाहे बच्चे 100 हो, 10 हो, 1 हो, 1000 हो, अगर बच्चे हैं तो उनके पापा भी क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे ना। तो यहां पर ये बच्चे हैं, डोमेन के बिंदु हैं, इसलिए पूरा का पूरा ये डोमेन काउंट होगा। क्योंकि अगर बच्चे हैं तो उनके पापा पक्के होंगे, मतलब पक्का फंक्शन जरूर होगा, मैपिंग जरूर होगी। अगर पूर्व प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब जरूर होगा, समझ गया ना। बिंब है तो प्रतिबिंब होगा ही होगा, इसलिए डोमेन पूरा का पूरा ये होता है। अगर इनपुट है तो आउटपुट होगा ही होगा। आई बात समझ में ना। अब बात आती है दो चीजें कि यहां पर जो नौजवान बैठे हुए हैं क्या वो वाकई में पापा हैं कि नहीं है। अगर सारे के सारे नौजवान पापा बन गए, यहाँ के सबके सब इनके पापा हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं? इनको ये सबके सब क्या हो गए? छा गए। क्या हो गए? छा गए। इसलिए फलन का नाम पड़ जाता है क्या? आच्छादक। क्या पड़ जाता है? और यदि नहीं छाते हैं तो ये सिंपल फलन रहेगा, फिर ये आच्छादक नहीं रहेगा। समझ में आ गया जी? और अब फलन के टाइप की बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया फलन। फलन का मैंने आपको डोमेन बता दिया, फलन का मैंने आपको रेंज बता दिया, फलन का डोमेन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ओके, जैसा क्वेश्चन में सेट दिखाई देगा वैसा उसका डोमेन होगा। ठीक ना। बाकी 11वीं क्लास में हम डोमेन और रेंज निकाल भी लेते थे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बीच में आएगा जिसमें डोमेन और रेंज निकालने की आवश्यकता हुई तो मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया डोमेन यानी प्रांत, ये हो गया परिसर यानी कि सह प्रांत हो गया। और सह प्रांत के अंदर जिसका चुनाव होता है, जो लोग भाग्यशाली विजेता बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? परास। क्या बोलते हैं? परास या परिसर। क्या बोलते हैं? परास या परिसर। मतलब जिनका प्रतिबिंब बनता है, जिनका प्रतिबिंब में शामिल होते हैं, जो प्रतिबिंब में शामिल होते हैं, या आपकी भाषा में, सिंपल भाषा में, जो पापा पाए गए वो ही परास है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं फलन के प्रकार की। फलन के प्रकार की लिखिए। पहला फलन का प्रकार है एकैकी फलन। एकैकी फलन। एकैकी फलन दो, ये फलन है मेरे पास ए से लेके बी, मैं इसकी मैपिंग कर रहा हूं। एक फलन है, परिभाषित है ए से लेके बी में। अगर फलन इस प्रकार है कि ए के प्रत्येक बिंदु का, ए के प्रत्येक बिंदु का जो बिंब है उसका केवल एक ही प्रतिबिंब हो। कितने प्रतिबिंब हो? एक ही प्रतिबिंब हो। चाहे जितने भी बिंदु उपस्थित हैं उनका केवल एक ही प्रतिबिंब हो। ठीक है जी। ठीक है, तो ऐसे फलन को अपन क्या बोलते हैं? एकैकी फलन। ऐसे फलन को क्या बोलते हैं? एक है। और सारे अलग अलग होते हैं। सारे क्या होने चाहिए? अलग अलग। तो x1 का कनेक्शन किससे रहेगा? y1। x2 का कनेक्शन y2 से, x3 का y3 से, x4 का y4 से। बाकी बैठे रहने दो, y5 y6 इनको बैठे रहने दो, ये पापा नहीं बने। तो x1 के पापा y1। समझ में आया ना। तो ये कैसा फलन है? एकैकी। कैसा है ये फलन? बट ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है। यस, तो इसे ले कहते हैं एकैकी फलन। एकैकी अनाच्छादक। आच्छादक नहीं मतलब अनाच्छादक। ओके, 1 1 ये है 1 1। और आच्छादक नहीं तो आच्छादक को बोलते हैं इनटू। क्या बोलते हैं? इनटू। अनाच्छादक। अनाच्छादक। भाई हमें अब साबित करना है किसी फलन को कि एकैकी कैसे है। अब ये देखिए एग्जाम में कैसे एकैकी प्रूफ करना, एकैकी साबित करना। एकैकी का मीनिंग क्या है? एक इनपुट के लिए एक आउटपुट। एक इनपुट के लिए
एक आउटपुट। हमें एकाकी में क्या साबित करना है कि एक इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट है या एक आउटपुट के लिए केवल एक ही इनपुट है, हमें यह साबित करना है ना। तो हम उल्टे अप्रोच से लेकर के चलते हैं। हम कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि दो आउटपुट बराबर हैं, दो आउटपुट बराबर हैं, दो आउटपुट बराबर हैं, यानी y1 इक्वल टू कितना y2। बोलिए यस और नो। हमने दो आउटपुट बराबर मान लिए, ठीक है जी। ये अप्रोच है, ये क्या है, अप्रोच है, तरीका है इसको प्राप्त करने का। हमने दो आउटपुट बराबर मान लिए हैं कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है। ध्यान इधर दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो अगर ये एकाकी नहीं होता, एकाकी नहीं होता, तो कंडीशन क्या आती कि फिर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। बट यदि मैंने दोनों पापा को इक्वल कर दिया है और दोनों पापा को इक्वल करने पर रिजल्ट प्रोसेस करके आया कि दोनों बच्चे भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब आप हमें धोखा दे रहे थे। जो पापा हैं, दोनों पापा सिंगल हैं और दोनों बच्चे भी क्या हैं, सिंगल हैं। यस और नो। आप बार बार क्या कर रहे हो, उनको रिपीट कर रहे हो। तो यदि मैं ये लेकर के चलता हूं y1 इक्वल टू कितना y2, और इसको प्रोसेस करने के बाद, इसको हल करने के बाद, एक्चुअली फंक्शन fx है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, fx1 इक्वल टू fx2। बोलिए यस कि नो। fx1 इक्वल टू fx2, और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया x1 इक्वल टू कितना x2। मतलब अगर फंक्शन के आउटपुट इक्वल थे तो फंक्शन के इनपुट भी क्या थे, इक्वल थे। यस और नो। मतलब दो आउटपुट को अगर आपने क्लब किया था तो वो दोनों इनपुट भी क्या थे, क्लब थे, एक साथ थे। तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा, एकाकी। क्या कहलाएगा। तो बस आपको इतना ही मान के चलना है कि एकाकी प्रूफ करने के लिए आपको fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और आंसर में कितना आएगा, x1 इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं आया। सर इतना तो बनता है कि इतना लेकिन ऐसा लेते क्यों। वाह, आप फीलिंग देखिए ना। आप कहते हैं कि हमारे दो आउटपुट इक्वल हैं, बोलो हाँ। आप कहते हैं हमारे दो आउटपुट इक्वल हैं। अगर एकाकी होंगे तो दोनों आउटपुट क्या है, मर्ज हैं। अरे इक्वल है मतलब 3 और 3, यस और नो। और सेट में मैं क्या बताया था, सेट में गुलाब का फूल अगर एक बार आए और दो बार आए तो सेट क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव। चाहे 10 गुलाब के फूल होंगे आप गुलाब को एक ही लिखोगे, हाँ या ना। सेट के अंदर 10 गुलाब के फूल होंगे तो क्या लिखेंगे, उसको एक ही लिखेंगे। तो अगर आपके पास ये y1 और y2 अगर दोनों इक्वल हैं तो मर्ज हो गए कि नहीं हो गए। अगर दोनों 3 हैं, ये भी 3 है, यस और नो। दोनों 3 है, ये भी 3 है। और अगर वाकई में ये दोनों 3 हैं और ये फंक्शन 1 1 होगा तो ये भी दोनों के इनपुट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो बस यही है कि अगर हम दो आउटपुट को मर्ज करते हैं, कि मानते हैं कि दोनों आउटपुट बराबर हैं और फंक्शन 1 1 है, मतलब कनेक्शन एक से ही होगा। कनेक्शन किससे होगा, सर ये दोनों बराबर हैं तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि कनेक्शन कितने से है, एक से है ना। ये दो अलग अलग नहीं हो सकते। अगर दो अलग अलग हुए, मैं कहां कह रहा हूं बराबर हैं, अगर दो अलग अलग हुए मतलब दो अलग अलग लोगों का कनेक्शन एक ही आउटपुट से है। अगर दो अलग अलग हुए भाई साहब तो दो अलग अलग लोगों का कनेक्शन कितने आउटपुट से है, एक ही आउटपुट से है। तो फिर ये 1 1 तो एक ही नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही होगा। अगर ऐसा प्रोसेस करने पर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो ही क्या है, एक ही है। और अगर x1 इक्वल टू x2 ना, इसके अलावा कुछ भी आए तो ये एक ही नहीं है। आइए देख लेते हैं कुछ भी आए का मतलब। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लॉजिकली देखो आप भाई साहब, आप +1 दोगे -1 दोगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ जी आएगा ना, यस। अब हम मान लेते हैं कि दो आउटपुट इसके इक्वल हैं, यानी fx1 और fx2। बोलिए जी हाँ है ना। दो आउटपुट दोनों क्या है इसके इक्वल हैं। सॉल्व करता हूं, fx1 इक्वल टू कितना हुआ बोलो, ये कितना हुआ, ये सुनो। अब इसको इधर लेकर के आइए, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 बनेंगे। x1 प्लस x2 और x1 माइनस इक्वल टू कितना, 0। x1 इक्वल टू कितना, x2 और x1 इक्वल टू कितना, -x2। क्या कह रहा है, दो इनपुट के लिए ये वैल्यू आएगी। केवल अगर ये होता तो आंसर सही होता, मगर इसमें कितने पॉसिबिलिटी आ रही हैं, 2। मतलब ये 1 1, मतलब ये 1 1 नहीं है। किस डोमेन में, रियल नंबर टू रियल नंबर। बट यदि यही नेचुरल नंबर होता
तो नेचुरल नंबर में क्या -1 आता है? नहीं आता। तब केवल एक ही आउटपुट होता, क्योंकि निगेटिव नंबर वाला फॉल्स हो जाता। आई बात समझ में ना? संख्या लेकर के कर लीजिए, बट ऐसे क्वेश्चन जो है ज्यादातर आपको संख्या लेके मैं कहने का सपोर्ट नहीं करूंगा। आप कोशिश करिए कि fx1 = fx2। अब संख्या लेकर के वैसे देख लीजिए ना, यही तो फॉर्मूला है, संख्या लेकर के देख लीजिए आप। fx = x² है, आप ले लीजिए संख्या, यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे, बोलो आउटपुट कितना आएगा? 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 डालेंगे आउटपुट कितना आएगा? 1 नहीं आएगा। तो बताइए एक एक ही दिख रहा है कि बहु एक एक ही दिख रहा है? तो ये फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन। कैसा हो गया? तो जो एक एक ही नहीं है वो कैसा फलन है? मैनी वन। आया समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बन जाएगा सर ये तो बन जाएगा कि fx² ये थोड़ा सा और ही बता दीजिए कि मतलब जो अपन इस साइड इक्वल ले रहे हैं, हाँ। इस साइड इक्वल क्यों होगा? मैंने कहा इक्वल इस साइड आना चाहिए। अगर इक्वल आएगा मतलब यदि आउटपुट ही सिंगल था तो इनपुट भी क्या रहा होगा? सिंगल। सर जैसे y1 = y2 ले रहे हैं, हाँ तो मतलब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जी हाँ, सर वहां भी 2 और 2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, मतलब दोनों कनेक्टेड होके क्या मिल गया? 3। तो ये भी कनेक्टेड होके क्या मिलेगा? 2। मतलब सिंगल इनपुट पे, सॉरी, सिंगल आउटपुट के लिए सिंगल इनपुट। बस ये लॉजिक है। चलें आगे। ये हो गया आपके पास 1-1 फंक्शन। अब मैं आपको ग्राफिकली बता दूं 1-1 फंक्शन कैसा होता है। सुनिए, जो ग्राफ सिंगल फ्लो जाता है या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, वो 1-1 होता है। क्योंकि देखिए हर x के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल रही है। ये देखिए y1, हर x, ये x2 है और ये क्या मिल रही है? y2। ये कॉम्पिटेटिव वाली बात हो गई है ना, कि 1-1 है तो क्या होगा? या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। मतलब या तो वर्धमान होगा या वो ह्रासमान होगा। समझ गए ना? इसकी जरूरत आपके में नहीं। हाँ, सिंगल फ्लो में जाएगा, इसकी जरूरत आपको नहीं उतनी ज्यादा। तो ये हो गया भैया अपना 1-1। तो मैंने आपको क्या बता दिया? एक ही बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको आच्छादक फलन। कैसा बताता हूं? आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन में मैंने पहली चीज आपको बताई कि अगर परास किसके बराबर हो? सहप्रांत के बराबर हो जाए, यानी कि y = b, सेट ऑफ y = कितना? b। इसको रेंज कह दो, परास को रेंज बोलते हैं। अगर रेंज जो है सेट b के इक्वल निकल आए, कौन से फलन में? f a से लेके b में। अगर परास जो है रेंज b के इक्वल निकल आए तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? आच्छादक। क्या बोलते हैं? आच्छादक। दूसरा समझिए, यहां पर इस फलन में f a से लेके b में b के प्रत्येक बिंदु के लिए, b के प्रांत में एक बिंदु उपस्थित होता है। b के प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए एक बिंब उपस्थित होगा। समझ में आया? b के प्रत्येक प्रतिबिंब के लिए एक बिंब उपस्थित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, अगर ये बिंदु fx के लिए डोमेन का काम करेंगे, किसका काम करेंगे? fx के लिए किसका काम करेंगे? प्रांत का। बोलो हाँ। ये बिंदु fx के लिए किसका काम करेंगे? प्रांत का। समझ में आया? तो अगर मेरे को उल्टे फलन में जाना है, ये साबित करना है कि यहां के सारे कनेक्टेड हैं, तो ये सारे बिंदु प्रांत का काम करेंगे, मगर फलन पलट जाएगा। f का क्या हो जाएगा? इनवर्स। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा? यस और नो? अगर मैं यहां गेहूं डालता हूं तो आटा निकाल रहा हूं, तो मुझे एक ऐसा फलन बनाना पड़ेगा कि आटा डालूं और गेहूं निकालूं। तो अगर हर गेहूं के लिए आटा विद्यमान है तो हर आटे के लिए गेहूं को भी विद्यमान दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो दूसरा तरीका ये रहेगा कि आप इनवर्स फलन बना के, कैसा फलन बना के? इनवर्स फलन बना करके ये दिखा दो कि इसके डोमेन में सब के सब ये आ रहे हैं। इनवर्स फलन बना के ये दिखा दो कि इसके प्रांत में ये सब के सब आ रहे हैं। अब ज़्यादा इससे क्लियर नहीं होगा डायग्राम से बच्चों, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी?
और ये हो गया आपका संबंध एवं फलन। फलन में दो प्रकार के मैंने फलन बताया, एकेकी और आच्छादक। जो एकेकी नहीं है वो बहु एकेकी है। अगर फलन में चाहे मिनिमम दो से ही कनेक्टेड हो कोई, तब भी इसको क्या बोलोगे, बहु एकेकी। समझ में आया? और चाहे फिर महाराज धृतराष्ट्र भी आपको मिल जाए तो भी क्या होगा भाई साहब, बहु एकेकी। 100 बच्चे एक पिता, ठीक है ना, डन, क्लियर। तो ये हो गया बहु एकेकी हो गया। एकेकी, एकेकी आच्छादक, एकेकी हो गया, एकेकी आच्छादक हो गया, और क्या बता दिया मैंने, बहु एकेकी। ये पूरे प्रकार के इतने फलन हो चुके हैं। देखिए मैंने यही तो बताया, यही तो है सेकंड वाला। आच्छादक का कोई फॉर्मूला यही है कि बस आपको क्या दिखाना है कि सह प्रांत जो है, रेंज जो है पूरी की पूरी क्या है, सह प्रांत, ये आपको दिखाना है। और रेंज निकालेगा हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या करेगा, वेरी करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, अलग अलग होता है। रेंज निकालना कोई एक तरीके से होता नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे करते जाना।